So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to you about the new chapter that is surface chemistry. तो इस चैप्टर में आपको सरफेस लेवल की पढ़ाई करवाई जाएगी और उसको थोड़ी सी मॉलिक्यूलर टच भी दी जाएगी और इस केमिस्ट्री के साथ आप थियोरेटिकली फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दोगे। ओके, बस बाकी लास्ट में एक स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर्स बाद में रह जाएंगे। ये 3 चैप्टर्स भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के डेफिनेशन से। तो सरफेस केमिस्ट्री के डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये एक ऐसा टाइप का केमिस्ट्री है विच डील्स विथ the study of phenomena occurring on the surface and the species present on it. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो आपको बताया गया है ये कुछ बच्चों को समझ में आया है कि सरफेस की केमिस्ट्री को सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, पर थोड़ा सा मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि ये है हमारा प्यारा सा अर्थ, क्या है ये हमारा स्वीट अर्थ है। ओके, ये प्यारा सा अर्थ क्या है, इस अर्थ के ऊपर कौन रहता है, हम जैसे लोग। तो ये क्या हो जाएगा अर्थ का सरफेस। ओके, और इस सरफेस के ऊपर कौन है, हम जैसे लोग, लड़के लड़की, ठीक है ना, सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, हम कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। हम कभी अर्थ के ऊपर जो भी पेड़ वगैरह है उन पे आग लगा देते हैं, या फिर हम डांस करते हैं, कूदते हैं, फिरते हैं, ये करते वो करते, मतलब इंसान जीवित है तो कुछ ना कुछ करेगा, वो उछलेगा कूदेगा, जो भी करेगा इस सांसारिक लाइफ में वो सब कुछ ये अर्थ के ऊपर करता है, सरफेस के ऊपर करता है। फिर इंसान मर जाता है और गड्ढा खोद दिया जाता है और इसके अंदर वो इंसान मरा पड़ा रहता है, यही होता है। और फिर क्या होता है, जब कुछ साल बाद बीत जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे स्पेसिफिकली, यहाँ पे सरफेस के ऊपर आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फेनोमेना चल रहा है और उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन प्रेजेंट है, स्पीसीज प्रेजेंट है। इस तरह से मैं आपको रियल लाइफ में समझा रही हूँ, बट हम सरफेस केमिस्ट्री को भी मॉलिक्यूलर लेवल में इसी तरह से पढ़ेंगे। ओके, और इसमें आपको 2 टर्म्स दिखेंगे, एक दिखेंगे एड्सॉर्प्शन, एक दिखेगा एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देती हूँ इसके एग्जांपल के थ्रू। इंसान जब मिट्टी में मिल गया है तो अर्थ ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, इस तरह से आप समझ सकते हो। और बाहर जो स्पीसीज के ऊपर खड़े हैं थ्रू ग्रेविटी, वो सब क्या है, वो एड्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं। कोई बात नहीं इस चीज को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगी इसके आगे जब एड्सॉर्प्शन पढ़ाया जाएगा तब आपको बेसिकली क्या एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोलना चाहता है उस चीज को डेफिनेशन के साथ समझाऊंगी। ओके, तो आप इस चीज को पहले ऊपर का डेफिनेशन लिखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको लिखने की कोशिश मत करो। ओके, अच्छा ठीक है, बिफोर रबिंग दिस मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। ओके, फिर हम नोट्स ए नोट्स बी से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ नोट्स में नहीं आता, ये इंट्रोडक्शन है। ओके, इंट्रोडक्शन कभी पूछा नहीं जाता। तो आप यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हो, आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो ACC। ACC सीमेंट नहीं पढ़ने वाले हो आप, ACC का मतलब है एड्सॉर्प्शन पढ़ने वाले हो, अभी जो मैंने आपको बताया। और क्या पढ़ने वाले हो आप, कोलॉइड्स पढ़ने वाले हो, और तीसरी चीज क्या पढ़ने वाले हो, कैटलिस्ट पढ़ने वाले हो। ये 3 चीजें आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, और मैंने इस चैप्टर को 3 ही टुकड़ों में बांटा है और ABCD करके हम ईच एंड एवरी टॉपिक को इजीली समझ लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन से अपना फर्स्ट नोट्स। अब दोस्तों आप नोट्स A लिख के और हेडिंग लगाइए एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा अब हम एड्सॉर्प्शन को अच्छे से समझेंगे। एड्सॉर्प्शन क्या बोलना चाहता है, अभी हमने जो पढ़ा था डेफिनेशन के थ्रू वो यही बोलना चाहता है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है जब किसी भी सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट हो जाते हैं तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज
on the surface rather than in bulk। देखो अब इस चीज को समझो, is known as adsorption। देखो मेरे पास एक क्या है, ग्लास का ऊपर का बॉक्स है, ओके, सनग्लासेस के बॉक्सेस, इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्पीसीज प्रेजेंट है मान लो, तो ये इस बॉक्स के ऊपर जो चीज है उस चीज को क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। बट इसके अंदर अगर कुछ एब्जॉर्ब हो गया या कुछ चला गया तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, उस चीज को हम बोलते हैं बल्क। मतलब सॉलिड के अंदर वाले जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क से डिनोट करते हैं, और ऊपर वाला पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम सरफेस से डिनोट करते हैं। ओके, तो समझ रहे हो ना, ये अगर चीज है, कोई बॉक्स है, तो ये वाली जो चीज है वो क्या है, सरफेस है, और ये अंदर वाली जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, हम बल्क बोलते हैं। तो एक्यूमुलेट कहाँ पे हो रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पीसीज, यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इन्हीं इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ओके, अच्छा, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं सब कुछ साइड में रखती हूँ, पहले ये समझे कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। पर्टिकुलर चैप्टर में आप पढ़ोगे एड्सॉर्प्शन क्या होता है, क्यों होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो उसका डिफरेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के साथ क्या क्या चीजें होती है, अगर ऊपर से थर्मोडायनेमिक्स का बॉम्ब गिर जाए हम एड्सॉर्प्शन के ऊपर तो वो किस तरह से उस बॉम्ब को कैच कर पाए या हैंडल कर पाए, और लास्ट इन सब काम के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग। ओके, तो ये चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एड्सॉर्प्शन में पढ़ने वाले। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ा, एड्सॉर्प्शन होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे क्या, एड्सॉर्प्शन होता क्यों है। तो ये क्या था, डेफिनेशन था, और होता क्यों है का मतलब क्या है, अब हम पढ़ेंगे रीजन। तो क्या है रीजन इसके पीछे का, इसको छोड़ो, ये रीजन उतना अच्छा नहीं है, मेन रीजन सुनो। क्या होता है, मान लो कि इसी सरफेस को मैंने यहाँ पे ले लिया, अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सरफेस मतलब मैंने अभी बताया बल्क, तो बल्क में एक पार्टिकल होता है और सरफेस में एक पार्टिकल होता है, ऐसा होता है। देखो तो क्या होता है, जो बल्क में जो पार्टिकल होता है ना, इसके साथ दूसरे पार्टिकल का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कई मतलब बल्क में सब जगह पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वही पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, और इसी अट्रैक्शन के चलते उसके जितने भी फोर्स एक्ट होते हैं दूसरे पार्टिकल की तरफ, आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके तरफ, वो नेट फोर्स इसका क्या कर देता है, एफ नेट इसका 0 कर देता है, क्योंकि फोर्स चारों तरफ लग रहे हैं। वेयरएज सरफेस की अगर मैं बात करूं तो फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं, फोर्सेस जस्ट नीचे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है मॉलिक्यूल्स उसका साथ दे रहे हैं, पर ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल उसका साथ देने के लिए नहीं है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नॉट 0 हो जाएगा। पर अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर कोई इंसान स्टेबल अगर होना चाहता है तो किसी भी तरह से हद पार करने के लिए तैयार हो जाएगा स्टेबल होने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इस इंसान को कंसीडर करूं, इस इंसान को सारे सुविधाएं मिल रहे हैं, कभी उसके घर वालों का सपोर्ट है, उसके आसपास वालों का सपोर्ट है, उसको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल है, उसके मम्मी पापा इनकम कर रहे हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो घर के अंदर बैठ के भी रह सकता है। मान लो कि ये घर है, ओके, ऐसे मान लो। पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये है मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, अब इसके मम्मी पापा ज़्यादा काम कर नहीं सकते और घर में पैसों की कमी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको जॉब की तलाशी लेनी पड़ेगी। जब तक उसको कोई जॉब नहीं मिल जाता तब तक वो स्टेबल नहीं रह सकता, और जब उसको जॉब मिलेगी और वो स्टेबल होगा तब तक इसमें 2-3 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच्ड हो जाएंगे। तो जब 2-3 मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच हो जाएंगे तो जो चीज़ होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर से कुछ 1-2 मॉलिक्यूल्स थे चुनिंदे, वो यहाँ पे चिपक गए इसके स्टेबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये पहले अनस्टेबल था, अब इसको एफ नेट 0 करने के लिए ये चिपकने को आ गए और इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि ये अनस्टेबल था, अब इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी अपने लाइफ में और इसने उस चीज़ को खींच लिया। अब उसको जॉब मिलते ही उसने अपने आप को उस चीज़ में ढाल दिया, अब वो जॉब इसको मिल चुकी है, अब ये स्टेबल हो चुका है। समझ रहे हो ना। तो एड्सॉर्प्शन इस प्रोसेस को बोलते हैं। ये जो चीज़ हुई ना यहाँ पे, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं।
ओके, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? सरफेस लेवल पे। और यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। उस चीज को भी हम बताएंगे जब हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो अब तक के लिए आप रीजन को अच्छे से लिख लीजिए और अपनी भाषा में लिखें। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट्स, टाइप्स। तो एब्जॉर्प्शन में इसको टाइप्स के हिसाब से मत देखो, इसको पार्ट्स के हिसाब से देखो। पार्ट्स और टाइप्स में क्या डिफरेंस है पता है? पार्ट्स है जैसे मेरे बॉडी का पार्ट है अलग अलग, जैसे कि हाथ है, पैर है, मुंह है, जिससे मैं कंप्लीट एक बॉडी बन सकती हूँ। और टाइप मतलब मेरे अलग अलग प्रकार, मतलब मेरी तरह दिखने वाले अलग अलग लोग, लेकिन हम में कैरेक्टर क्या है? सेम है। मैं बोल सकती हूँ, वो भी बोल सकते हैं। ओके, तो मेरे बाल बड़े हैं, उसके भी बाल बड़े हो सकते हैं। इस तरह के टाइप्स होते हैं। और मैं क्या बोल रही हूँ अभी? मैं एब्जॉर्प्शन को पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ। तो एब्जॉर्प्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं एड्सॉर्बेट की। एड्सॉर्बेट नाम में पता चल रहा है एट मतलब खाना, किसी को खा लेना। तो आपको मैं बताती हूँ, इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें इस इंसान के बारे में बात की थी और इस इंसान के बारे में बात की थी, और इस इंसान को ऊपर से लोग खा रहे थे। तो समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ये लोग क्या कहलाते हैं? एड्सॉर्बेट कहलाते हैं। तो समझ रहे हो, इसका डेफिनेशन यही है। इसका डेफिनेशन अगर आप देखो तो इसका डेफिनेशन यही है, इट इज अ सब्सटेंस which accumulates on the surface, okay, of adsorbent। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अब अगर एड्सॉर्बेट ये है तो एड्सॉर्बेंट क्या है? ये बेंट, नाम से पता चल रहा है झुकना। अब झुकता कौन है? जो एम्प्लॉय होता है वो बॉस के नीचे क्या करता है? झुकता है, और बॉस क्या करता है? उनको खा जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? एड्सॉर्बेट। तो यहाँ पे आप लिखे एड्सॉर्बेंट। तो अब एड्सॉर्बेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सब्सटेंस on the surface of which adsorption occurs। ठीक है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं मैं? अच्छा, इन दोनों को जब आप लिख लोगे तो आप इसको ऐसे एरो के साथ डिनोट करो कि ये क्या है? एड्सॉर्बेट है, मतलब खा लेने वाला इंसान एड्सॉर्बेट है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। मैं ए को ना मैं ऐसे लिखती हूँ, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ओके, इसको भी आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले की तरह देखना चाहते हो तो देख लो। आगे हम बात करते हैं एड्सॉर्बेंट की तरह। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एड्सॉर्बेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, मैं जो बात आपको समझाती हूँ ना हिंदी में वगैरह, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना तो आप एक काम करना, आप उसको भी अपने भाषा में थोड़ा बहुत लिख लेना। इससे क्या होगा ना, आपको अपने नोट्स को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। आपको हमेशा मेरे वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा या किसी और के वीडियो में नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ये चीज़ समझाई जाती है, मेमोरी का इस्तेमाल करके मैं इस पर थोड़ा सा बहुत टाइम निकालती हूँ। ओके, तो आप एक काम करना, इस टाइम का यूटिलाइज करना और अपने भाषा में उसको रेड पेन से या किसी पेन से क्लाउड के फॉर्म में उसको लिख सकते हो आप। वो आपके लिए क्रिएटिविटी का भी काम कर देगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगाएगा। तो आप एक काम करो, इसको लिखो, फिर मैं आगे बात करती हूँ। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पे लिखे डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों में आपको क्या चीज सेम दिख रही है? दोनों में आपको सॉर्प्शन सेम दिख रही है। बाकी यहाँ पे एब और एड लिखा हुआ है, ये लिखा है। अच्छा, तो सॉर्प्शन का मतलब क्या है समझे? सॉर्प्शन नाम का भी एक डेफिनेशन है। जब आप दोनों को एक साथ पढ़ते हो ना तब ये वर्ड दिखता है, हमको हाईलाइट होता है। इसका मतलब है व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड absorption takes place simultaneously।
मतलब जब दोनों एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। ओके, तो एड्जॉर्प्शन कर कौन सकता है और एब्जॉर्प्शन कर कौन सकता है। मान लो कि मैंने ये मेरे पास एक स्पंज, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखा दूं कि ये मेरे पास एक स्पंज है और मेरे पास चौक, जस्ट सेकंड मैं आपको एक चौक अरेंज करके दिखाती हूँ। हाँ, तो मेरे पास चौक आ गया, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास स्पंज है और ये मेरे पास चौक है और ये है मेरे पास इंक पॉट। तो इंक पॉट में मैं इस चौक को डाल के देखूंगी। जब मैं इस इंक पॉट में चौक डालती हूँ, डुबाती हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, इस चौक ने क्या किया, इंक के ऊपर इस चौक ने क्या किया, इंक को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब नहीं किया। मैं इसको और अच्छे से लगाती हूँ सो दैट इसकी थोड़ी हाफ बॉडी एटलीस्ट चौक को एब्जॉर्ब कर सके। अब मैंने क्यों बोला कि ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, ये भी समझेंगे। पहले इसको लगने दो और फिर इसको सूखने दो। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए देते हैं, क्योंकि मैं अभी इस पे हाथ नहीं लगा सकती, इससे मेरा हाथ काला हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको भी मैं अगर अंदर डालूं तो दोनों में फर्क क्या पड़ेगा, ये मैं एक्सपेरिमेंटली दिखाना नहीं चाहती आपको, ये आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये फीजिबल था यहाँ पे करना। ओके, बाकी इसको करने से मैं मिटा नहीं पाऊंगी। ओके, तो समझना क्या होगा, जब इस चौक को मैं तोड़ूंगी तो क्या दिखेगा आपको, अंदर से ये इंक जो बाहर दिख रहा है आपको, ये अंदर नहीं जाता हुआ दिखेगा। वेयरएज अगर मैं इसको इंक के अंदर डाल के देखूं तो इंक जिसमें मैंने डाला था उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और वो आधी क्वांटिटी, मतलब जो कम हुई है जितनी क्वांटिटी, वो किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। इसको चेपने से क्या हो जाएगा, इसमें से इंक नीचे गिरेगी। समझ रहे हो ना। तो ये है फर्क इसमें और इसमें। तो क्या बता रही हूं मैं, उसमें क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या हो रहा है एड्जॉर्प्शन। अब देखो, मैं अब ये सूख चुका है ठीक ठाक, अब मैं इसको तोड़ूंगी। अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो आपको क्या दिखेगा कि अंदर से ये वैसा का वैसा ही है, व्हाइट का व्हाइट है, मतलब अंदर नहीं गया, थोड़ा बहुत गया है बट पूरी तरह से अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन, और वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। ये हो गया इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल। फिर हम लोग आगे बात करते हैं डिफरेंस। अभी आपको क्या पता चला एब्जॉर्प्शन से, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, क्योंकि ये सरफेस में हुआ। वेयरएज अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो इट इज अ बल्क फेनोमेना। समझ रहे हो। तो यहां पे हमारा डिफरेंस कंप्लीट होता है। ओके, अच्छा, डिफरेंस आने के बाद अब हम फिर क्या पढ़ने जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि अगर थर्मोडायनेमिक्स का बॉम्ब हम पे गिरा तो हम किस तरह से कैच करेंगे। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के 3 ही बॉम्ब गिर रहे हैं और सारे चैप्टर्स में वही छिड़क के आ रहे हैं और अब तक हम वही पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स इन सरफेस केमिस्ट्री, नहीं इन एड्जॉर्प्शन। सो एड्जॉर्प्शन में ये चीज होता है। ओके, ध्यान रखना। तो क्या होता है, 3 मसाले बोलो जो थर्मोडायनेमिक्स को बनाता है। एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, एक होता है एंथैल्पी, ये होता है एंथैल्पी, ये होता है एंट्रोपी। ओके, 3 चीजें होती है और आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी जो होती है आपस में अलग अलग होते हैं। मतलब अगर स्पॉन्टेनियस कंडीशन में अगर गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 हुआ तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। पर ये सब चीजें ना एड्जॉर्प्शन में काम नहीं आती। एड्जॉर्प्शन बोलता है कि तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। इतना सा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। दिस इज इनफ फॉर एड्जॉर्प्शन, फॉर लर्निंग एनीथिंग इन ऑल द एनर्जीज अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एवरीथिंग इन एब्जॉर्प्शन। आपको क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पूछ लिए जाएंगे और आपको डायरेक्टली इस तरह से टिक करके आ जाना है। ओके, इससे ज्यादा बढ़ के क्वेश्चन आया नहीं है थर्मोडायनेमिक्स के एब्जॉर्प्शन में। तो दोस्त अब हम पढ़ेंगे इन सब कांड के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था। कौन रिस्पॉन्सिबल था मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ध्यान देना। और अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब क्या, क्यों, कैसे, उन सब का इस्तेमाल करके ही पढ़ा है। ओके, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला जो है चीज है वो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन में। आपने पढ़ाई क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ
एड्जॉर्प्शन में आपने सिर्फ सरफेस पढ़ा है और उसके ऊपर मतलब यहाँ पे अंदर एक सरफेस है और ऊपर एक है, मतलब ये एक काइंड ऑफ जेल है, दोनों को जुदा करने का बॉर्डर है आप मान लो, और दोनों आपस में मतलब बातचीत करना चाहते हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। आपने पढ़ा क्या है, एक एड्जॉर्बेट पढ़ा है और एक एड्जॉर्बेंट पढ़ा है, यही पढ़ा है। अगर आपको मैं बताऊं कि एड्जॉर्प्शन में क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आप क्या बताओगे? अगर आपको किसी भी की चीज़ में एड्जॉर्प्शन करवानी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पता करना है कि जो चिपकने वाला है, जो चिपकना चाहता है, जो मैंने इंक का एग्जांपल लिया वो मैंने क्या सोच के लिया, क्योंकि जो चीज़ चिपकना चाहता है उसका नेचर क्या है। आपको क्या सबसे पहले ये ध्यान देना है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट जो चिपकना चाहता है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कौन सी चीज़ चिपकने को तैयार ज़्यादा होगी? वो इंक चिपकने को तैयार क्यों ज़्यादा थी? आप मुझे ये बताओ। पता है क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। तो आपको क्या बताना है? मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, अब एड्जॉर्बेट के नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे चौक क्यों एब्जॉर्ब हुआ, मतलब अब हम बात करेंगे एड्जॉर्बेट के नेचर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन सबसे ज्यादा झुक सकता है? मतलब क्या पता है, जो अपनी रीच को सब जगह फैलाएगा उसी को जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ इस चौक में ऐसा क्या था जो इंक के साथ घुलते ही उसने इंक को अपने आप में खींच लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा था। क्या था? इसका सरफेस एरिया ज्यादा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ओके, देखो बोर्ड में ना आपको एक एक टॉपिक लिखाने के बाद मुझे मिटाना पड़ता है, पर आप नोटबुक में लिख रहे हो इसलिए मैं ये मान लेती हूँ कि नोटबुक में ये जब आप लिखोगे तो एक ही पेज में, मतलब ज़्यादा पेजेस ये कंटेन नहीं करेगा, बहुत कम ही पेजेस लगेंगे इन सब चीज़ों को लिखने में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दोस्त टेम्परेचर की। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों हैं दोस्त, ये क्या होना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या किया है? हमने इसको अट्रैक्शन दिया है और सरफेस एरिया दिया है, तो ऑफ कोर्स ये क्या चाहेगा? इसके साथ मिलना। पर अगर इनके दोस्ती के बीच में मैंने आग लगा दी, मैंने क्या कर दी? मैंने यहाँ पे इतना टेम्परेचर दिया, मतलब इनके आसपास मैंने यहाँ पे आग का श्रृंगार क्रिएट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोस्त आपस में टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। अब ये क्या चाहेगा? भागना चाहेगा। ऑब्वियसली ये एक काइंड ऑफ अनस्टेबल कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या चाहेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसे भागना चाहेगा। तो क्या बोलना चाहती हूँ? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू डिक्रीज इन एड्जॉर्प्शन। समझ रहे हो ना? अच्छा, आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसकी बात करेंगे वो है प्रेशर। प्रेशर से समझने से पहले आप समझ लो एक और टाइप ऑफ टेम्परेचर होता है जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और उस टेम्परेचर को हमने क्या बताया है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बताया है? क्रिटिकल टेम्परेचर। इंक्रीज इन क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं। लीड्स टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट के नाम पे मैंने एक स्टार भी क्रिएट कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा प्रेशर। प्रेशर अब यहाँ पे किस काम आता है? प्रेशर बोलता है अब इस कंडीशन को मान लो, ये है एड्जॉर्बेट और ये है एड्जॉर्बेंट। अब मैं इस पे प्रेशर डालती हूँ, मतलब इसको खींच के यहाँ पे लेके आती हूँ। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने क्या किया? प्रेशर डाला, प्रेशर बढ़ाया। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? इस पे दबाव लगेगा, इसको जबरदस्ती किया जाएगा उससे मिलने के लिए।
तो मतलब एब्जॉर्प्शन क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हुआ, तो ये मिलना चाहिएगा इससे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, विद इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। अब देखो प्रेशर भी दो तरीके से लगाया जाता है एब्जॉर्प्शन में, और ये हम कहाँ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में। और इसी के जस्ट बाद हम क्या किस चीज की बात करेंगे, हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की। अब तक हमने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। दोनों डिफरेंट है और हम बात करेंगे भी टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में इसके बाद। अब दोस्त हम लोग आ गए हैं केमिकल सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को आप नोट्स बी में लिखे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे मैं तीन चीजें लिखूंगी, दो चीजें लिखूंगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कितने टाइप्स का है, दो टाइप का है। क्या क्या टाइप है इसके, एक है, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने केमिस्ट्री चूज किया था तब आपने यही सोचा होगा ना, आपके दिमाग में यही आई होगी ना, केमिस्ट्री है केमिकल की पढ़ाई, यही सोच के आपने केमिस्ट्री चूज किया था ना। ओके, तो केमिस्ट्री अगर केमिकल की पढ़ाई है तो एब्जॉर्प्शन का एक टाइप है। एब्जॉर्प्शन भी वैसे ही इंसान है जिसने केमिस्ट्री को केमिकल सोच के ज्वाइन किया था। ओके, तो एब्जॉर्प्शन बोलता है कि मेरी सफ़र कुछ इसी तरह रही है जिस तरह से तुम्हारी रही है। तो उसने बताया कि मेरा एक टाइप है, वो क्या है, मैं एक कभी कभी सोचता हूँ केमिस्ट्री को लेके कि ये किस चीज़ के बेस पे है, केमिकल बेस पे है, मतलब केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन, ओके। और दूसरा क्या है, फिर देखो जब मैंने केमिस्ट्री ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये केमिकल रिएक्शन जैसी चीज़ होती है, पर ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है यार, जिसमें हम तो फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल से यूज़ कर जा रहे हैं। तो अब उसको समझ में आया कि केमिस्ट्री में भी फिजिक्स यूज़ होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री टाइप की, मतलब कैलकुलेशंस वाली केमिस्ट्री है ये। तो उसने क्या बताया कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को भी एक अलग भाग दे दिया, ठीक है ना। तो मेरे दो प्रकार के टाइप है, मैं केमिकल की तरह भी बिहेव कर सकता हूँ और फिजिकल की तरह भी बिहेव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री ली है भाई। तो फिजिसॉर्प्शन, ओके। अब हम बात करते हैं केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन के दो डिफरेंस के बारे में। ओके, तो पहले फिजिसॉर्प्शन पे चलते हैं। ओके, फिजिक्स ऑप्शन में आपने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, पर आपको याद नहीं है, पर इट्स ओके। नाम तो पता होगा ना, नाम तो सुना है ना, पूछ तो ही ना रहे कोई, कौन पूछ रहा है आपसे कि ये फोर्स होता क्या है। आपको बस इतना पता है कि आपने वैंडर वॉल फोर्स तो पढ़ा ही होगा। कहाँ पे, स्टेट्स ऑफ मैटर के फोर्सेस वाले चैप्टर्स में, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के टाइप पे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडर वॉल फोर्सेस, डाइपोल मूवमेंट, ये सब कुछ थे। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है दोस्त, वैंडर वॉल फोर्स लगता है। कौन सा वाला वैंडर वॉल फोर्स लगता है, कौन सा वाला वैंडर वॉल फोर्स लगता है, वीक वैंडर वॉल फोर्स लगता है। ओके, फोर्स मतलब ये वाला फोर्स। हाँ, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू क्या होती है, केमिसॉर्प्शन होती है। मतलब ये केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, मतलब ये रिएक्शन ओरिएंटेड है। रिएक्शन जिस तरह से होता है ना, केमिसॉर्प्शन उसी तरह से काम करता है। आपको इसको उस वे में लेके चलना है, मतलब यहाँ पे आप फिजिकली कुछ कर रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप केमिकल का इस्तेमाल करके कुछ कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन में। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है, केमिकल बॉन्ड यूज होता है यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं। आप मुझे बताओ, आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा था, जब आपके पास केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, आपको पता नहीं था कि केमिस्ट्री नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपको बस साइंस पता था तब। ओके, तब आपने क्या पढ़ा था, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम फिजिकली चेंज कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस केमिकल बेस्ड होता है, तो उसको हम वापस उसके पोजीशन में लाना मुश्किल होता है और नहीं पॉसिबल हो सकता। तो आपने फिजिकल प्रोसेस को ही रिवर्सिबल बोला था और केमिकल प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोला था। वैसे एक्सेप्शंस तो होते ही है, ऑब्वियसली दिस इज केमिस्ट्री, पर आपको पता है आप मोटा मोटा तौर पे इसको क्या बोल सकते हो, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस।
और ये क्या है फिर? रिवर्सिबल प्रोसेस। आगे बात करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन ओरिएंटेड है, आप इसको, मैंने क्या बोला, आपका नजरिया इसको रिएक्शन ओरिएंटेड के टर्म्स में होना चाहिए। तो मानो अगर मैं ए और बी को रिएक्ट कर रहा हूं तो क्या बनेगा? सी और डी बनेगा कि नहीं? तो अगर मैं ई बोलना चाहता है कि आप मेरे से जुड़ जाओ, मैं आपको सी और डी प्रदान करके दूंगा। आपको पता है कि ए और बी का मिलन से ही सी और डी बन सकता है, तो क्या ई ए से मिलके सी और डी बना सकता है? नहीं बना सकता। कैसे बना पाएगा? इनके रगों में है ये बनाना, तो ये कैसे बना सकता है ए के साथ रिएक्ट करके? मतलब ई ए के साथ सी और डी नहीं बना सकता, और ना ही एफ बी के साथ मिलके सी और डी बना सकता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ये क्या है? स्पेसिफिक है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। पर अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये फिजिकल चेंज है भाई, इसको तुम हाथ से चेंज कर सकते हो। तो ये क्या बोला जाता है? इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। आपको भी पता है हर एक रिएक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ के रखना पड़ता है। एक दो रिएक्शन रिपीट होते हैं पर चेंज नहीं होते। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, आगे हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में। पहले इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, अब बात करते हैं एंथैल्पी। किसको एंथैल्पी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी? हाथ से अगर कोई रिएक्शन करवाया जाएगा तो आपको लगता है कि एंथैल्पी की जरूरत ज्यादा होगी? मुझे तो नहीं लगता। और अगर केमिकली कोई चीज करवाया जा रहा है जिसमें हमको कोई किसी चीज की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, वो चीज केमिकली हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको पता है ना, एक होता है ह्यूमन वर्क, एक होता है मशीन वर्क, मोटर वर्क। गाड़ी चलाने में और साइकिल चलाने में डिफरेंस होता है ना। साइकिल में ह्यूमन वर्क की जरूरत पड़ती है और गाड़ी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसको एक्सटर्नली देनी पड़ती है। ओके, तो केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है? एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे 20 to 40 हो सकती है इसकी एंथैल्पी। आप यहाँ पे एंथैल्पी लिखे, एंथैल्पी कितनी चाहिए रहती है? 20 to 40 किलो कैल। अगर इसकी बात करूँ ना, इसमें एंथैल्पी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, 100 to 200 तक टच कर जाती है ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे अपनी क्वेश्चन में पूछा ना कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि कितना एक्यूरेट वैल्यू बताओ। एक्यूरेट वैल्यू मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, पर आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, तब आपको आंसर आ जाना चाहिए। ओके, आपको मैं फिर बात करती हूँ कि इसमें और इसमें अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो कौन टेम्परेचर इंक्रीज करने को फेवर करेगा? आपको पता है एंथैल्पी इतना है, मतलब मैंने इतना एनर्जी दिया तब जाके ये एब्जॉर्ब हुआ, और इसको मैंने कम एनर्जी दी और इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको क्या ज़रूरत है ज़्यादा एनर्जी की? तो ये ज़्यादा टेम्परेचर को फेवर नहीं करेगा ऑफ कोर्स। और इसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स ये उसके सपोर्ट में ही जाएगा। मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ भाई, तुम मुझे एनर्जी दे रहे हो, मेरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो मैं क्यों सपोर्ट ना करूँ, है ना? तो क्या बोला गया है? इट फेवर्स व्हाट? इट फेवर्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है? इट इंक्रीजेस, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि यही चीज़ क्या करती है, फिजिकल और केमिकल को ज़्यादातर केस में डिफ्रेंशिएट कर रहा है। और दूसरी बात ये क्या है? इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इट डज नॉट फेवर व्हाट? इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने बस थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट को, बट बोलना वही चाहती हूँ। ओके, आगे हम बात करते हैं। जब ये फेवर नॉन फेवर हो गया, अब हम इसको
रिएक्शन के ही टर्म्स में देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक चैप्टर आगे लेके चलती हूँ, जहाँ पे हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात की थी। केमिकल काइनेटिक्स में हमने एक ग्राफ देखी थी जो थी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एंडोथर्मिक था और जो एक्सोथर्मिक था उसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही थी। वो क्या चीज़ दिख रही थी? एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही थी। आप मुझे बताओ, वहाँ पे मैंने एक रिएक्शन का कर्व बनाया था जिसमें मैंने एक्टिवेशन एनर्जी दिखाया था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन से रिलेटेड है और केमिस्ट ऑप्शन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सपोर्ट कौन करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को? ऑफ कोर्स यही करेगा सपोर्ट। तो क्या हो जाएगा? केमिस्ट ऑप्शन इट सपोर्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन, सपोर्ट्स नहीं, इट डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। Okay, and it does not depends on activation energy. Okay, तो यहाँ तक जो है वो क्या था, इसके डिफरेंसेस थे। पर क्या होता है ना दोस्त, आगे एक और पॉइंट आता है। यहाँ पे मेरे पास उतना स्पेस नहीं है लिखने को, बट एक स्पेस एक चीज़ मैं लिख सकती हूँ, पर जो चीज़ है वो बोलने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में वो चीज़ सेम दिखाती है। और यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि एड्जॉर्प्शन ये है, एड्जॉर्बेंट का जो सरफेस है इसके ऊपर लेयर्स कितने बनते हैं, मतलब लेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्या? लेयर्स। तो देखो ये है फिजिक्स ऑप्शन। इसका पता है क्या है? मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है, अगर मुझे किसी ने इस सरफेस के ऊपर आटा है ना, आटा से गोल गोल करके मान लो कि पूड़ी बनाने के लिए बोला। मैंने किसी को पूड़ी बनाने के लिए बोला और बोला कि तू पूड़ी बेलते रहे, मैं एक एक करके पूड़ी इसके ऊपर रखूँगा या रखूँगी, सॉरी। तो उसने पूड़ी बेल के दिया मुझे, मैंने उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, मैंने देखा भी नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं पूरी एक के ऊपर एक रख सकती हूँ क्योंकि मैं मैनुअली वो काम कर रही हूँ। मैं उसको अलग अलग स्पेस में नहीं रख सकती क्योंकि पूरी चिपकती नहीं है, क्योंकि उसमें तेल लगी हुई है। तो मैंने उसमें क्या किया, इस तरह से मैंने पूरी को अरेंज किया। तो ये क्या चीज़ हुई? ये हो गई फिजिकल एड्जॉर्प्शन, मतलब फिजिक्स ऑप्शन। इसमें क्या हुआ, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बन गया। यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि एक पूरी के ऊपर दूसरा पूरी ओवरलैप कर रहा है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर ऑन एड्जॉर्बेंट, मल्टी लेयर सरफेस ऑन एड्जॉर्बेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल है भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें फोकस्ड तरीके से होता है। ये रोबोट है, इसको बस एनर्जी दे दो, ये अपना काम पूरी सही तरीके से करेगा, जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा ये आउटपुट देगा। ये पूरा यूनिमोलिकुलर लेयर क्रिएट करके देगा। तो इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर किसमें? ऑन एड्जॉर्बेंट। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे थे नोट सी की, ठीक है ना? तो नोट सी आप हेडिंग लगाइए। तो इसके हेडिंग होगा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने अब तक क्या क्या देखा था एड्जॉर्प्शन के बारे में, मतलब क्या क्या फैक्टर्स थे जो एड्जॉर्प्शन को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे। आपने 4 फैक्टर्स देखे थे। एक तो दोनों के क्या देखे थे कि एड्जॉर्प्शन कौन कौन से टुकड़ों में होते हैं, एक होते हैं एड्जॉर्बेट, एक होता है एड्जॉर्बेंट। तो इन दोनों के नेचर पे हमने बात कर ली थी। और दूसरे बाकी के जो 2 चीज देखे थे वो हमने क्या क्या देखे थे, एक देखे थे प्रेशर और एक देखा था टेम्परेचर। अगर मैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की बात करूं तो उसको हम x/m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स में ये जो x है वो क्या होगा, एड्जॉर्बेट, क्या होगा, एड्जॉर्बेट। और ये m क्या होगा, एड्जॉर्बेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमको गैस का एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट बताता है।
और ये चीज हम ग्राफ में जरूर देखेंगे, पर अब आपको क्या ध्यान देना है कि एब्जॉर्प्शन और भी दो चीजों पे डिपेंड करता था। किस चीज पे? एक था प्रेशर और एक था टेम्परेचर हमारा। तो मान लो, एक काम करो, मान लो कि आप खुद एब्जॉर्प्शन हो। कौन हो? आप खुद एब्जॉर्प्शन हो। आपके दो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप किस पे डिपेंड करते हो? प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो इसलिए आपके जो दो फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन है? प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, तो आप कॉलेज में, स्कूल में, जहां पे भी जाते हो तो आप हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर वाले दोस्त से ही हमेशा बात करते हो। मान लो कि मैंने एक दिन टेम्परेचर को घर में बिठा दिया, वो टेम्परेचर किसी भी कारणवश नहीं आ पाया कॉलेज या स्कूल, तो तुम अब किससे बात करोगे? तुम ऑब्वियसली प्रेशर से ही बात करने जाओगे। तुम्हारा काम रहेगा प्रेशर से बातचीत करना। तो मतलब अब तुम किस पे डिपेंड हो? अब तुम प्रेशर पे डिपेंड हो। इतनी देर तक आप दोनों पे डिपेंड थे, पर अब आप किस चीज पे पर्टिकुलरली डिपेंड हो? प्रेशर पे डिपेंड हो। तो आपका दोस्त कौन हुआ? प्रेशर हुआ। तो अब मैंने क्या किया? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ऐसा कंडीशन लिया जिसमें मैंने टेम्परेचर को घर में बिठा दिया, मतलब एड्जॉर्प्शन इन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, तो मतलब अब एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिखिए द वेरिएशन ऑफ द एड्जॉर्प्शन विथ, किसके साथ वेरिएशन हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर के साथ हो रहा है। प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको मैं AI से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये रोबोट तो नहीं है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, इसका नाम ही कुछ ऐसा ही है। तो ये हो गया एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक होगा, अच्छा ये हो जाएगा हमारा सस्पेंशन, मतलब इसको आप बाद में देख लेना, पहले कहानी के थ्रू समझते हैं, क्योंकि पहले बता दूंगी तो कहानी अधूरी रह जाएगी। तो क्या है कि एड्जॉर्प्शन हो आप, और आपका काम क्या है? फ्रीली बात करना लोगों से, क्योंकि दोस्त है भाई तुम्हारा, तो दोस्त के साथ कौन झिझक के बात करता है? फ्रीली बात करते हो ना। तो फ्रीली बात करते हुए एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, फ्रीउनलिच एड्जॉर्प्शन AI। अच्छा लगता है सुनने में, उसी का जमाना चलने वाला है। तो आप बिल्कुल किस तरह से बात करते हो अपने दोस्त के साथ? बिल्कुल फ्रीली। और इस फ्रीली वर्ड से आप फ्रीउनलिच का इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं? आप जरूर याद कर सकते हो इससे। अच्छा, तो आप किस पे डिपेंड करते हो? आप प्रेशर पे डिपेंड करते हो। तो फ्रीउनलिच का एक साइंटिस्ट था नाम का, वो एक्चुअल में एड्जॉर्प्शन को क्या करता था? स्टडी करता था। वो खुद एड्जॉर्प्शन बन के प्रेशर पे डिपेंड करता था। तो वो था एक साइंटिस्ट। तो उसने हमको साइंटिफिक तौर पे हमको उसने क्या करके दिया? एक टर्म क्रिएट करके दिया। क्या टर्म क्रिएट करके दिया? उसने बताया कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टाइम्स ऑफ 1/n। सो p रेज टू द पावर 1/n। बस उसने ये बात बताई। अब साइंटिस्ट तो पूरा साल पढ़ के कुछ ना कुछ उसके दिमाग में सिर्फ साइंटिफिक चीजें बैठी रहती है, वो कुछ ना कुछ फॉर्मूला दे देता है। पर मेरा काम क्या है? टिकिंस का काम है साइंटिस्ट के सारे फॉर्मूलेस को लेना और उसको तुम जैसे सिटीजन्स को पहुंचाना। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया? इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल किया और फिर मैंने इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तुम्हें समझाना है। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक ग्राफ तैयार करेंगे। और ये ग्राफ मैंने नहीं तैयार किया, ये ग्राफ फ्रीउनलिच ने तैयार किया। तो ये जो ग्राफ था फ्रीउनलिच ने कुछ ऐसा बनाया था, और उसने बोला कि जब मैंने प्रेशर को देखा, प्रेशर के बिहेवियर को देखा, इतने साल उसके साथ गुजार के, इतने साल उस पर स्टडी करके, तो मुझे पता है क्या मिला। ये देखो, उसने बोला एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को उसने एक कॉर्नर में लिया और दूसरे कॉर्नर पे उसने प्रेशर को लिया, और फिर उसने ये बताया, उसने ये वाला बिहेवियर देखा, ये ऐसा गाड़ी टाइप का, गाड़ी का जो आगे का हेड होता है अच्छा, ये वाला बिहेवियर उसने देखा। अब मैं आपको बताती हूँ ये बिहेवियर क्या कहलाता है। इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपको ग्राफ को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को याद करने के लिए हमको उसको शॉर्ट फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 to a, इसको हम 0 लेंगे या इसको a लेंगे, a to b पढ़ेंगे और b to c पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने का मतलब क्यों है, क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं, समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रेशर 0 to a में क्या है, कम है,
यहाँ का प्रेशर कम है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग हियर, प्रेशर इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ओके, एंड x बाय m इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ओके। और A टू B को अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में है प्रेशर, और B टू C क्या है, हाई लेवल में प्रेशर है। तो मैं अगर यहाँ पे आपको लिख के बताऊं तो A टू B क्या है, लो प्रेशर है, B टू C क्या है, ओके, A टू B नहीं, 0 टू A टू B क्या है, मॉडरेट, और B टू C क्या है, हाई प्रेशर है। अब इसके बिहेवियर को देखते हैं, ओके, ये बिहेव कैसा करता है, बर्ताव कैसा करता है। लो प्रेशर में क्या देख रहे हो, x बाय m को ना मान लो कि इसका मूड है वो, मतलब अब इसको, इस ग्राफ को, इसको मूड के टर्म्स में देखो, प्रेशर का किस तरह का बिहेवियर है, और बिहेवियर इंसान के मूड से पता चलता है। तो देखो जब वो लो प्रेशर में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, उसको कोई प्रेशर नहीं है किसी भी दुनियादारी की, है ना, तो उसका मूड बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुशी खुशी रहता है। तो मतलब उसका मूड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर क्या होता है, जब वो मॉडरेट प्रेशर में होता है, थोड़ा बहुत उस पर टेंशन आती है, तब वो क्या होता है, वो उसकी खुशी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, वो अभी न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, ना तो ज़्यादा खुश होता है ना तो ज़्यादा गम होता है, ओके, कभी खुशी कभी गम, वो वाला कंडीशन। अब अगर B से C की बात करें, यहाँ पे इसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ओके, सब ने उसकी बैंड बजा के रखी होती है, तो सब जगह से उसको प्रेशर झेलना पड़ता है। और इंसान हाई प्रेशर में किस तरह का मूड रखता है वो आपको भी पता है, तो इसका भी मूड कुछ वैसा ही होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कभी इससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाता खुशी की तरफ, वो खुशी ढूंढने की भी प्रयास करे तो भी उसको नहीं मिलती। तो मतलब आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिले, ये 3 कंडीशन देखने को मिले। मैं ग्राफ को खराब नहीं करना चाहती, बस आप इसके थ्रू समझ लो, ओके। अब हम बात करते हैं इसका रिलेशन यहाँ पे क्या होगा। तो देखो अभी जो लो प्रेशर में है, इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं n की वैल्यूज़ को चेंज करती रहूँगी, ओके। तो अभी क्या किया मैंने, जब लो प्रेशर होता है तब n की वैल्यू पता है क्या होती है, n की वैल्यू होती है 1। ये रिलेशन है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से ज़्यादा आपको पता है क्या पूछा जाएगा, ये रिलेशन आप हमेशा याद करके रखो, ठीक है ना, भले ही प्रेशर का बिहेवियर याद हो ना हो, ये जरूर याद करके रखो, क्योंकि मैं इसी से आगे आपको ग्राफ डिराइव करके बताऊंगी लॉग एंड लॉन के टर्म्स में, ओके, वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप इसको ध्यान से देखो, ये बोलना क्या चाहते हैं। अब ये जो 1/n है ना, इसमें जो n की वैल्यू अगर 1 रखी होती है ना, तो आप मुझे बताओ तो ये x/m क्या हो जाता है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है p के, ओके, p टाइम्स 1 यही होता है। और अगर मॉडरेट की बात करूँ तो n की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, n ही उसको मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो मतलब यहाँ पे x/m की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/n। और अगर हाई प्रेशर की बात करूँ, हाई प्रेशर में n की वैल्यू पता है क्या हो जाती है, देखो आप मुझे बताओ, 1/n की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दी, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू ले ली, यहाँ पे 1/n की वैल्यू पता होनी चाहिए। आई एम कम्प्लीटली सॉरी फॉर दिस। देखो जब प्रेशर लो होती है तब 1/n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब 1/n की वैल्यू 1 होगी तो x/n क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी p टाइम्स 1 के, ओके। आगे बात करते हैं मॉडरेट में। मॉडरेट में 1/n की वैल्यू यही होती है, सेम होती है, एज इट इज होती है, तो देयर इज नो डिफरेंस। तो x/n क्या हो जाता है, ये p 1 टाइम्स n होता है। मतलब ये जो आप केस पढ़ रहे हो ना, ये मॉडरेट प्रेशर का केस है, अगर मैं मोटा मोटा तौर पे बोलूँ तो। आगे बात करते हैं हाई प्रेशर की। हाई प्रेशर में 1/n की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर 1/n की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप मुझे बताओ x/n में यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिखेगी। अगर किसी की पावर 0 होती है ऑब्वियसली वो चीज़ 1 ही कहलाती है, ओके। तो x/m क्या हो जाएगी, x/m विल बी इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना, ये है हमारे कंडीशंस। अब इन कंडीशंस को आगे पढ़ेंगे हम किसके टर्म्स में। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगी, ब्रेक डाउन करूंगी, इस 1/n को मैं नीचे भी लाऊंगी, क्योंकि आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ना क्या निकालने के लिए पूछते पता है, आपको n की वैल्यूज निकालने के लिए पूछते हैं। तब आप क्या करोगे, तब आप पावर से बार बार n तो नहीं निकाल पाओगे, ऑफ कोर्स आपको पावर से नीचे लाना पड़ेगा ना, उसको बेस में लाना पड़ेगा ना, एक्सपोनेंट से। इस एक्सपोनेंट को बेस में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको लॉन में या लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है चीजों को। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इसको लॉग में या फिर लॉन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो दोस्त अब बात कर लेते हैं कि उस फॉर्मूले को लॉन में कैसे लाए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x/m
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टाइम्स 1/n। ये था ओके। आगे बात करते हैं इसको लॉन में कन्वर्ट करने की बात। अगर मैं इसमें लॉन लगा दूं, ठीक है ना, यहाँ पे ln x/m लिख दूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ओके लॉन को हटाते, पहले प्रोपोर्शनलिटी को हटाते, पहले प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करते फिर लॉन को। अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k टाइम्स P 1/n, हाँ कि नहीं। अगर मैं इसमें लॉन लगा दूं, ln x/m लिख दूं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा ln k मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है चीजें प्लस ln P टाइम्स 1/n। और आपको पता है कि जब ln आ जाता है ना तब ये n/n भी 1/n भी आगे आ जाता है। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा, ln k प्लस 1/n ln P। ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा कंडीशन। अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाऊं, अब इसको ln को आप 2.303 सब जगह लगा के काट भी सकते हो और इसको ln को आप log में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे 2.303 2.303 2.303 यहाँ पे वो दोनों मिलके आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको log में कन्वर्ट कर दिया है। या फिर अगर आप ना भी करना चाहो तो आप इसको ग्राफ भी ln के टर्म से भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं यहाँ पे log के टर्म से बताती हूँ क्योंकि आपके बुक में log में लिखा है और एग्जाम में भी log के टर्म से भी पूछे जाते हैं, लॉग में भी पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता ही है दोनों। अच्छा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ हमारा किस चीज पे था, log x/m के। ओके मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था। यहाँ पे log किस में होगा, p पे। ओके मैंने बस क्या किया, x/m के आगे log लगा दिया और p के आगे log लगा दिया। और मैंने आपको बताया इन दोनों का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये क्या होगा m होगा, और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। y एक्सिस में ये, x एक्सिस में ये, m होगा हमारा स्लोप जो कैसा होगा ऐसा होगा, जिसको मैं 1/n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये जो c होगा, ओ सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमारा पहला वाला ग्राफ हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा स्लोप और ये क्या कहलाएगा हमारा 1/n कहलाएगा। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिखिए क्योंकि ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, इस ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आए हैं और 1/n को निकालने के लिए आया है और आपको स्लोप ही निकालने के लिए पूछा गया मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये जो चीज हो जाएगी दोस्त, ये इस चीज को क्या बोलते हैं, log k। यहाँ पे अच्छे से आया नहीं, चलो ये हो जाएगा हमारा जो चीज आया ना, ये चीज, इस चीज को हम log k बोलते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, पर ये इस पार्ट को log k बोलते हैं, इसको 1/n बोलते हैं और इसको log p बोलते हैं, इस एरिया को 1/n बोलते हैं। ओके तो इसको लिख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। और एक काम करती हूँ मैं, यहाँ इसको बोर्ड में, इसको फाइनल ये फॉर्मूला है हमारा, इस चीज को मैं ढक देती हूँ तो आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे कहानी के दूसरी मोड़ की तरफ। अब कहानी में सस्पेंस था, मैंने आपको बताया था, तो आप थे फ्रीली बात करने वाले इंसान, पर आपको क्या पता, आप तो बहुत इनोसेंट इंसान हो ना, आपको क्या पता कि ये प्रेशर है ना, इसका एक फ्लिप साइड भी है, एक दूसरा साइड भी है। और वो क्या है पता है, उसने एक लंगूर से बात करना स्टार्ट कर दिया। किससे बात करना स्टार्ट कर दिया, लंगूर से। तो मैं जब छोटी थी तब मैं इसको लंगूर ही पढ़ती थी, पर इसका नाम है लैंगमुर। लंगूर याद कर लो, याद रहेगा आपको, AI, ठीक है ना। अब वो लंगूर से बात करने लग गए। ओके तो आगे बात करते हैं। बात क्या करता था, लंगूर ने बताया, लंगूर नाम का एक साइंटिस्ट भी था लैंगमुर, उससे बात करके, प्रेशर के साथ बात करके उसको क्या पता चला, उसने बताया कि हाँ सही बोलता है फ्रूनलिच, बिहेवियर यही दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने एक अलग सा ही फॉर्मूला बता दिया, उसने x/m का फॉर्मूला ये नहीं बताया। भाई ये लंगूर इंसान है, इसका फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही रहता है, देसी टाइप का ही रहता है। उसने बोला ये हो आप और मैं हूं इसका बाप, तो ये है इसका फॉर्मूला, ये ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, ये हो आप और मैं हूं उसका बाप, ऐसे याद रख लेना। ओके तो फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है, ध्यान देना। अब P है वो क्या है, प्रेशर है, A और B क्या है,
कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ पे क्या लिखना, ए एंड बी आर व्हाट, कॉन्स्टेंट। अच्छा हम क्या करेंगे, लैंगमुर ने क्या बताया कि इतने हार्ड तरीके से मत पढ़ो भाई, मैं मॉडरेट कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ लो प्रेशर और हाई प्रेशर को ही जानता हूँ, मैं इतना डीपली नहीं पढ़ सकता प्रेशर को, मुझसे ये सहा नहीं जाता प्रेशर की दिक्कत। ओके, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि लो प्रेशर में उसने क्या किया। अब आप ध्यान से देखो क्या करते हैं, जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जब लो प्रेशर आएगा ना, तो आप प्रेशर को लो कर दो, और इतना लो कर दो कि वो 1 से भी इतनी लो हो जाए कि इसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। बोलने का मतलब क्या है, इसको कैंसिल कर दो इस टर्म को। मतलब यहाँ पे मैं बताती हूँ, उस टर्म को मैं खराब नहीं करना चाहूंगी। यहाँ पे देखो x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आप प्लस 1 बाय बाप, है ना। तो आप ये p वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को अगर पूरा कैंसिल आउट कर दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया टू 0, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, AP/1। इसका मतलब पता है क्या है, x/m जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AP के। ओके, और ये चीज आपको फ्यूनलिच ने भी यही बताया, उसने इनडायरेक्टली बताया। उसने क्या बताया था, P होता है सिर्फ, इसमें उसने A लगा दिया बस, वो कांस्टेंट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप इस चीज को लिख लेना। ओके, आगे बात करते हैं। देखो अब हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में जो x/m होता है ना, अब इस प्रेशर की औकात इतनी बढ़ा दो कि वो 1 छोटा लग जाए। अगर ये 1 इतना छोटा हो जाए तो फिर उसको भी फिर कैंसिल करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे लिखो आप बाई बाप। तो मतलब अगर मैं इस दोनों प्रेशर को काट दूं तो बचेगा क्या, कांस्टेंट बच जाएगा A और B, और इस पूरे कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होता है। तो आप लिखने ना x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट दैट इज K। ये हो जाएगा हाई प्रेशर, जो कि आपने कहाँ पढ़ा था, आपने फ्यूनलिच में जो पढ़ा था ना, ये यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, x/m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। ये 1 है क्या, ये 1 कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट ही है, इसको कांस्टेंट ही बोलते हैं फिजिक्स के टर्म्स में। तो ये यहाँ पे आप K भी लिख देना। आप जब फ्यूनलिच पढ़वा रही थी मैं आपको, मैं ये लिखना भूल गई थी कांस्टेंट के, अब उसमें 1 की जगह K लिख देना। ओके, तो ये सिमिलर ही बिहेवियर शो कर रहा है। तो दोनों केसेस में आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया है। आप एक काम करो, इसको अच्छे से लिखो और यहाँ पे B लिख देना, उसका दूसरा साथी, और A उसका पहला वाला साथी जो कि तुम थे।